डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट में प्लांट इकोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांट इकोलॉजी में हम देखते हैं कि पादप पारिस्थितिकी क्या होती है। पादप पारिस्थितिकी वास्तव में पादपों का वातावरण के साथ संबंध होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी पादप और जंतु मिलते हैं वो उनके आवास स्थल और पर्यावरण में के अनुसार उनमें विभिन्नताएं मिलती हैं। और इसी प्रकार इसकी विभिन्नता, जैसे हम देखें कि अगर कोई पहाड़ी एरिया में कोई प्लांट ग्रो होता है या कोई डेजर्ट में ग्रो होता है या कोई पर्वतों पर ग्रो होता है, तो वहाँ की वनस्पति जो होती है वो अलग होगी। मतलब जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा उसी प्रकार की वहाँ की वेजिटेशन होगा। इस प्रकार से किसी भी स्थान की वनस्पतियां या जंतु वहाँ के पर्यावरण के उस पर पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ का पर्टिकुलर किसी एरिया में कोई वनस्पति मिल रही है यानी वहाँ का पर्यावरण उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति जीवों का आपस में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के दो मुख्य घटक होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। एक होता है उसका जीव और एक उसका होता है पर्यावरण। यानी जीव और पर्यावरण ही मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। ये जीव और पर्यावरण जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, जिसको हम अन्योन्याश्रित कहते हैं। परस्पर संबंधित होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं और म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। एक दूसरे पर परस्पर अभिक्रियाशील भी होते हैं। इस प्रकार से इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जीव और उसके पर्यावरण के बीच में जितने भी अंतर संबंध होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार से इकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बीच में जीव के साथ भी क्रिया करेगा और जीव का पर्यावरण के बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया होती है उसको स्टडी किया जाता है। इस प्रकार से इकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाता है, इकोस एंड लोगस। कॉस मतलब होम एंड लोगस मतलब स्टडी, यानी उसके खुद के घर की स्टडी ऑफ होम, जहां पर जीव ग्रो कर रहा है वहां के उसके चारों तरफ के पर्यावरण को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी की जो डेफिनेशन जो दी थी उसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज की थी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट हिलेरी के ने इसको इथोलॉजी वर्ड दिया। इथोलॉजी मीन्स फैमिलीज, जीवों के परिवार होते हैं, फैमिलीज होती हैं, फैमिली से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से कम्युनिटी बनती है, उन सब के अध्ययन को इथोलॉजी कहा। इस प्रकार से सेंट जॉर्ज जैक्सन मीरट ने उसके लिए हेक्सोलॉजी वर्ड यूज किया और मेवॉर्ड के अनुसार हेक्सोलॉजी जो है वो क्या है? जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। रिटर ने 1868 में इकोलॉजी वर्ड का शब्द का गठन किया था। जिस प्रकार से हेकल ने 1869 में इकोलॉजी वर्ड को यूज किया। जब हम इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी के विकास के प्रारंभ में, जैसे जैसे पारिस्थितिकी का विकास हुआ उसके प्रारंभ में जंतुओं और पादपों का अलग अलग से अध्ययन किया गया। अगर हम पादप पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो उसमें क्या है? पादपों के मध्य तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, तब उस इकोलॉजी को हम पादप पारिस्थितिकी कहेंगे। इस प्रकार से जंतु पारिस्थितिकी में हम जंतुओं का उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन स्टडी करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग सभी ने डेफिनेशन दी। सबसे पहले डेफिनेशन दी गई हेकल ने डेफिनेशन दी। इनके अकॉर्डिंग इकोलॉजी प्रकृति की अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान होता है। इकोलॉजी को क्या कहा? प्रकृति की अर्थव्यवस्था, जो भी है प्रकृति ने किस प्रकार की अपना बैलेंस बना के रखा है उससे संबंधित ज्ञान को ही इकोलॉजी कहेंगे। अर्थात सजीवों के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के साथ
संपूर्ण संबंधों का अध्ययन होता है। इसके अनुसार अमुक जीवों में उन सभी अन्य प्राणियों वनस्पतियों के साथ जो उनके संपर्क में प्रयोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आते हैं, उनका मैत्रीपूर्ण या शत्रुपूर्ण संबंधों का समावेश किया जाता है। वार्मिंग ने 1865-1908 में डेफिनेशन दी थी। जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन ही क्या है, इकोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार से ओडम ने इकोलॉजी की डेफिनेशन दी। इनके अकॉर्डिंग प्रकृति के में जो होते हैं दोनों प्रकार के घटक होते हैं, एंड एबायोटिक भी होते हैं एंड बायोटिक भी होते हैं। अबायोटिक एंड बायोटिक ये परस्पर एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ निश्चित तंत्र की तरह ऑर्डरली मैनर में भी ये कार्य करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। इस प्रकार से प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने के लिए इन फैक्टर्स की भी स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी स्टडी की जाती है। इसके आधार पर उनकी डेफिनेशन होती है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की रचना और कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी ओडम के अकॉर्डिंग 1963, 69 और 71 में इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र के संरचना और कार्य को स्टडी किया जाता है वो ही इकोलॉजी होती है। इस प्रकार से क्लार्क ने डेफिनेशन दी, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट इज अ इकोलॉजी। इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। इसी तरीके से क्रैप्स ने जो डेफिनेशन दी 1985 में, इनके अकॉर्डिंग अन्योन्य क्रियाएं जो जीवों के वितरण एवं बाहुल्य को नियंत्रित करती हैं, ऐसी इंटरेक्शंस, ऐसी अन्योन्य क्रियाएं जो जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन को और उनके अबंडेंस को नियंत्रित करती हैं, उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी का अलग अलग डेफिनेशन दी। इस तरह से टेलर ने डेफिनेशन दी कि पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के समस्त संबंधों का अध्ययन है। यानी सभी जीवों का उनके समस्त पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रकार से बिलिंग्स ने भी डेफिनेशन दी। इनके अकॉर्डिंग वनस्पतियों तथा प्राणियों में उनके पर्यावरण के संबंधों को समझने का प्रयास ही पारिस्थितिकी होती है। और आर मिश्रा ने जो डेफिनेशन दी, इनके अकॉर्डिंग फॉर्म्स एंड फंक्शंस एंड फैक्टर्स की अन्योन्य क्रिया को, यानी रूप, कार्यों और कारकों के अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। फिलीपींस ने 1970 में डेफिनेशन दी कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों, उनके चारों ओर के पर्यावरण और उनमें पाए जाने वाले अन्य जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने इस तरीके से डेफिनेशन दे दी। अब हम देखते हैं इकोलॉजी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या महत्व है। पारिस्थितिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है और इसमें हम कई सारे फिनोमेना को समझने में सहायता मिलती है। जैसे फर्स्ट है, इकोलॉजी के द्वारा हम जीवों का उनके पर्यावरण संबंधित संबंधों का के बीच पारस्परिक संबंध को स्टडी करते हैं कि जीव अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से संबंधित है, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीवों का स्थानीय और भौगोलिक वितरण और उनके बाहुल्य को स्टडी किया जाता है। इसी प्रकार इकोलॉजी में जीवों के समूह में व्याप्त जितने भी क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं और जीवों के क्रियाकलापों में जो भी टाइम के साथ जो भी चेंजेस आते हैं उनको स्टडी किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के साथ जीवों में क्या रचनात्मक और क्रियात्मक अनुकूलन पाए जाते हैं उसको स्टडी करते हैं। इस प्रकार से पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज के बीच में जीवों का आपस में क्या पारस्परिक संबंध है उसको स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट यानी पारस्परिक संबंधों का विकासात्मक परिवर्तन को स्टडी किया जाता है। प्रकृति की जैविक उत्पादकता तथा मानवता के कल्याण में सर्वोत्तम उपयोग की जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं उनका क्या प्रोडक्टिविटी है और वो ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम आ रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण का कंजर्वेशन, इनको हम इकोलॉजी के में पढ़ते हैं। इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज का साइंटिफिक यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए और उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से लास्ट में है
कि जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं, जैसे संकट में आ गई किसी भी तरीके से, वो लुप्त होती जा रही है उनको, उनकी पॉपुलेशन में कैसे वृद्धि की जाए उसको भी हम स्टडी करते हैं। इस प्रकार से ये हमने आज इकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन में 6 टॉपिक को कवर किया है। इकोलॉजी, नेचर के 2 कंपोनेंट्स हो गए, इकोलॉजी की डेफिनेशन होगी, इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की अलग अलग साइंटिस्ट ने किस प्रकार से डेफिनेशन की, और इकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। थैंक यू।